इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद हमारा। लाने का काम, दिक्कत तो यही है, जो विशेषाधिकार है उसका दुरुपयोग आप करें। आप उसके लिए कर सकते हैं कि आप जो भी अभ्यर्थी है या जो भी टेस्ट में अपीयर हुआ है उसको, मेरा एक सुझाव है कि आप उसको इस तरह का अधिकार भी दिया जाना चाहिए, जैसे अब वो अपनी कोई आरटीआई फाइल करके या वो जो इंटरव्यू का जो रिजल्ट्स है भाई किस पैरामीटर पे उसको रिजेक्ट किया गया है, ऐसे ही किस दो लोग हमारे साथ पैरामीटर पे किसी पे सिलेक्ट किया है। हम आएंगे आपके पास। अतुल सिंगला है हमारे साथ, विजय कुमार है, और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा आरटीआई के जरिए इंफॉर्मेशन हासिल की है कि इनके साथ जो हुआ उसका सच बताया जाए। इनके नंबर कितने रहे, इनके एग्जाम्स के नंबर क्या थे, इंटरव्यू में इनके कितने नंबर रहे। विजय, क्या तजुर्बा है आपका, कैसे नौकरी आपके हाथ से निकल गई, कितनी लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी और इस वक्त आपके हाथ क्या लगा, बताइए। राजीव जी, सबसे पहले तो मैं सीमा मैम और सर को ये बताना चाहूँगा कि शायद उन्होंने खुद के ऊपर नहीं भोगा। मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि इंटरव्यू सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो। मैम और सर कहते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। सर, पॉलिटिकल विल एक ठीक है, मुद्दा है, इस बात का बहुत बड़ा मुद्दा है पॉलिटिकल विल का, लेकिन एक ऐसा भी इंटरव्यू मैंने खुद देखा है जिसमें पॉलिटिकल विल नहीं थी, सिर्फ एक अधिकारी का नॉन था अपना खुद का और उन्होंने उस अपने नॉन को लगा दिया। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई इशू नहीं था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पॉलिटिकल? नहीं, वो तो हम सीमा जी से जवाब लेंगे। आपके साथ क्या हुआ ये बताइए। मेरे साथ ये हुआ सर, तो इनको अंदाजा होगा, आपने अपनी लाइन की शुरुआत में कहा कि इन लोगों ने भोगा नहीं है, आप भुक्तभोगी हैं। जरा बताइए अपने तजुर्बे, इन तमाम युवाओं को भी बताइए। जी सर, कुरुक्षेत्र में एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैं भी एक कैंडिडेट था। मैं नहीं कहता कि मेरी वो पोस्ट मेरी ही थी, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि जो कैंडिडेट लगा है वो पोस्ट उसकी भी नहीं थी। मेरे से ऊपर भी दो कैंडिडेट और थे, हिमानी शर्मा और एक निशा गर्ग। ये दोनों ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में 7 से 9 साल के बीच साइकोलॉजी पढ़ी। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिहाफ पे वो इंटरव्यू सिस्टम हुआ था। दो कैंडिडेट ऐसे हैं जो 9 साल से लगभग एवरेज लगाएं 7-8 साल साइकोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। इवन दैट के वो पढ़ाते आ रहे हैं स्कूल कॉलेज में। आज की डेट में दोनों गवर्नमेंट जॉब पे लग चुके हैं हालांकि, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने अधिकारी ने अपना नॉन लगाया, उसके नॉन ने सिर्फ ग्रेजुएशन में उसके पास फिजिकल एजुकेशन थी और म्यूजिक थी और एमए भी कॉरेस्पॉन्डेंस की थी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो कैंडिडेट जिन्होंने 10 साल साइकोलॉजी पढ़ी है उसको आप इंटरव्यू में 3 में से आधा नंबर दे रहे हो सब्जेक्ट नॉलेज का, और एक ऐसा कैंडिडेट जो सिर्फ आपके अधिकारी का नॉन है, यहाँ कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इंटरव्यू में आप उसको 3 में से 2.5 नंबर दे रहे हो। हाउ इट इज पॉसिबल? ये भुक्तभोगी इनके साथ ऐसा हुआ है। ये सारे प्रूफ हमारे पास है। विषय पढ़ा नहीं उसे 2.5 नंबर और जिसने विषय पढ़ा है उसे आधा नंबर। 10 साल पढ़ा है। अपवाद हर जगह होते हैं। ये अपवाद नहीं है, ये जो बहुत सारे युवा बैठे, मैं इनके केस की बात कर रही हूँ। जिस अधिकारी ने कोई भी अगर कोई स्कैम करता है, बड़े लेवल पर स्कैम करता है, सरकारी नौकरी में कोई अधिकारी स्कैम करता है, उसको ये जरूर अंदाजा होता है कि मेरा कोई माई बाप ऊपर बैठा हुआ है, उसकी जरूर कोई ना कोई ऐसी पहुंच होती है। ठीक है, ब्यूरो इतने बड़े बड़े जो अधिकारी होती हैं उनके ऊपर, उनके सर के ऊपर हाथ होता है, इसीलिए वो इतने बड़े बड़े स्कैम्स को अंजाम देते हैं कि अगर मैंने ये काम कर लिया। इसलिए तो कहा जा रहा है हाँ। कि व्यवस्था आप खत्म कर दीजिए, न वो व्यवस्था रहेगी न आप उसके लिए तमाम भाग करेंगे। नहीं, यदि वो व्यवस्था खत्म हो जाती है, यदि वो व्यवस्था खत्म हो जाती है, तो आपको क्या मालूम है कि रिटर्न जो बच्चा 80% मार्क्स लेकर आया है, 90% मार्क्स लेकर आया है, आप मेरिट उसके बेस पर बनाइए। नहीं, वो चीटिंग से जो नहीं मेरिट है आप उसके बेस पर बनाए। सोनलाल जी, आप कुछ राजीव जी, देखिए जो विजय जी ने अभी कहा कि जिसने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा उसको ज़्यादा मार्क्स मिले, जिसने सब्जेक्ट, इन्होंने सब्जेक्ट पढ़ा इनको कम मार्क्स मिले। अगर व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो रिटर्न में जो मार्क्स आए हैं वो भी तो किसी ने चेक किए हैं? कंप्यूटराइज तो हमारे यहाँ चेकिंग होती नहीं है, तो उस बात की क्या गारंटी है कि जो रिटर्न के जो इनके टेस्ट चेक हुए हैं वो सही चेक हुए हैं? नहीं सोनलाल जी, उसमें तो स्थिति है कि जब आप पढ़ाई, जैसे आप बीए कर रहे हैं, सपोज जब आप बीए कर रहे हैं तब आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुले हैं और तब आप एजुकेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं।
मानसिकता का बहुत बड़ा फर्क है। तब जो टीचर आपकी कॉपी चेक करता है वो ये सोच के चेक नहीं करता है कि इसे मेरी मार्किंग से नौकरी मिल जाएगी या ये नौकरी के बाहर हो जाएगा। उस जगह राजीव जी, मेरी बात आप आपकी- सुनिए जी मेरी बात आप सुनिए। मेरा कहने का मतलब आपके बीए की मार्कशीट चेक करने से नहीं था। आप कहीं जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि किसी सर्विस में सीधा इंटरव्यू है। जहां किसी सर्विस में सीधा इंटरव्यू है तो उस बात के हम भी खिलाफ ज्यादा हैं। है। अगर किसी सर्विस में बजाय रिटर्न के हम या अतुल बजाय से फिजिकल जानेंगे। के सीधा सुन इंटरव्यू है तो हम अतुल भी से चाहेंगे जानेंगे कि कि उनका ऐसा नहीं होना तजुर्बा क्या चाहिए। रहा है। लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें, डॉक्टर गुरमीत वरिष्ठ पत्रकार चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए, हम उनका रुख कर सकते हैं। डॉक्टर गुरमीत, आपका तजुर्बा क्या बताता है इस इंटरव्यू सिस्टम को लेकर? पिछले 1-1.5 वर्ष से हमारे प्रदेश में यह मुद्दा उठ रहा है। पिछले 2-3 महीनों से यह मुद्दा काफी जोर से उठ रहा है कि जो इंटरव्यू की व्यवस्था है उसे खत्म किया जाना चाहिए। ये इंटरव्यू बोर्ड के पास, सरकार के पास या किसी मंत्रालय के पास जिसमें नौकरियां हैं, एक ऐसा विशेष अधिकार है जिससे आप जो काबिल है उसके हाथ से चीज खींच सकते हैं और नाकाबिल के हाथ में पकड़ा सकते हैं। आपकी राय, आपका तजुर्बा क्या है डॉक्टर गुरमीत? देखिए, इसमें 2-3 बिंदु हैं। एक तो ये कि इंटरव्यू कोई बुरी चीज तो नहीं है, क्योंकि आप उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व की जांच कर सकते हैं। लेकिन और ये भी सही है कि हमारे ही देश में, अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं, संघ लोक सेवा आयोग एक है यूपीएससी, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा कराता है और आपको पता है वहां पर भी इंटरव्यू होता है। लेकिन आज तक वहां पर कभी भी एक आध अपवादों को छोड़कर कभी भी कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ। आप मानेंगे इस बात को। और सिविल सर्विसेज की परीक्षा में हमेशा जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उन पे कभी किसी ने किंतु परंतु नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि इंटरव्यू अगर चाहें तो अच्छे से हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जोखिम इतना ज्यादा है, खासतौर पर जो राज्यों का अनुभव है, चाहे वो पंजाब का अनुभव हो, चाहे वो हरियाणा का अनुभव हो, वहां पर आकर ऐसा जरूर लगता है कि जोखिम इतना अधिक है। ये जो बात कर रहे हैं, मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि रिटर्न में भी गड़बड़ी होती है। लोग आंसर बुक खाली छोड़ाते हैं, बाद में उनको बर्बादी जाती है। लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि जो जोखिम है इंटरव्यू में वो कहीं ज्यादा है। और मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, हमारी अपनी यहां पर जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसने पंजाब के पिछले दिनों, पंजाब में भी आपको मालूम है बहुत से पहले विवाद हुए, पंजाब की कई परीक्षाएं करवाई और ओएमआर शीट जो होती हैं, आपको मालूम होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर शीट्स होती हैं, वो आजकल कंप्यूटर के माध्यम से स्कैन होती हैं और वो इतनी तेज स्कैन होती है जैसे प्रिंटर चलता है। तो अगर आप चाहें और इंटरव्यू की व्यवस्था ना रखें और तुरंत आप एक दिन में, जैसे मान लीजिए आज परीक्षा खत्म हुई, अगर आप चाहें, और ऐसा वाकई में हुआ है यहाँ पर, कोई मैं आपसे अपने तजर्बे से ही बता रहा हूँ, 2-3 दिन के अंदर ही आप रिजल्ट निकाल दें, तो वहां पर निश्चित तौर पे जो संभावना है वो कम हो जाती है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हम किस तरह से कम कर सकते हैं उस जोखिम को। ऐसा नहीं है कि उसमें फुल प्रूफ हो जाएगा। अब वो तो जैसे बीए के एग्जाम है, अभी आपके कोई पैनल से कह रहे थे कि बीए के, जैसे आप कह रहे थे उस समय इतना ध्यान नहीं देते लोग या इस समय उतना शायद सिफारिश नहीं लगाते होंगे, लेकिन ये कोई एक पैमाना फुल प्रूफ तो नहीं है। बट अगर जो जोखिम, आजकल आपको पता है ये बार बार चीजें सामने आती है कि पेंसिल से नंबर लगाए जाते हैं। ठीक है। जिस पॉलिटिकल विल की तरफ कोई इशारा कर रहे थे आपके पैनल में सीमा जी शायद, नो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा पंजाब का अनुभव यही है कि वहां पर जो इंटरव्यू होता है वो फेक होता है और बाद में इन नंबरों को आगे पीछे करके लोगों को एडजस्ट किया जाता है। तो उतनी ज्यादा उससे जोखिम हो चुका है और कुछ राज्यों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया भी था। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर गुरमीत, हमारे प्रदेश में ऐसा तो एक्सपेरिमेंट हुआ ना, सरकारों ने ये सोचा, ये जोखिम उठाया कि इस व्यवस्था को बदला जाए, इससे जो युवा है, जिनका हक है, जिनके भीतर काबिलियत है, उनका हक कहीं ना कहीं मारा जाता है। अतुल, संक्षेप में आप बताइए, आपका क्या तजुर्बा है? इंटरव्यू सिस्टम अगर खत्म होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? क्या आपका तजुर्बा बता रहा है, क्यों आपके हाथ से नौकरी निकल गई? सर, जिस प्रकार के इंटरव्यू हमारे प्रदेश में हो रहे हैं उसको देखते हुए इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। जो किस तरह के इंटरव्यू हो रहे हैं, बताइए आप, कैसे इंटरव्यू हो रहे हैं? अभी सोहन जी ने हमारे बीच में कहा कि उसके इंटरव्यू के लिए आप आरटीआई लगा सकते हैं, दस्तावेज चेक कर सकते हैं, आप सारी जानकारी ले सकते हैं। यह शायद का मतलब ये था कि ऐसा प्रावधान होना चाहिए। ऐसा प्रावधान है, ऐसा प्रावधान है, आरटीआई का प्रावधान है, लेकिन ये कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है, जो कि मैं पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ। आप खुद कर रहे हैं? मैं खुद कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से। जानकारी ली? आरटीआई से मैंने जानकारी ली है। 20/11/2012 पीओआईसी कुरुक्षेत्र के पद पर एक चयन किया गया था, जिसमें कि इंटरव्यू में उम्मीदवार को 5 में से 4.5 अंक दिए गए हैं, जिसको कि एमए साइकोलॉजी में कोई जानकारी नहीं है, बीए उसने हेल्थ और म्यूजिक से की है, उसको 4.5 अंक 5 में से दिए गए हैं। और जो लड़की 6 साल से
साइकोलॉजी पढ़ रही है, जी। साइकोलॉजी का एनईटी नेट का टेस्ट क्लियर कर चुकी है, उसको केवल हाफ मार्क्स दिया गया है। ये आपके साथ और ऐसे कितने लोग हैं? आपने खुद आरटीआई लगाई, विजय हमारे साथ बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल। आपके परिचय में बिल्कुल ऐसे लोगों की संख्या कितनी होगी? मेरे परिचय में हरियाणा में कम से कम आज की तारीख में केवल इसी महकमे में ICPS इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का महकमा है। इसी महकमे में कम से कम 10 से 12 केस ऐसे हैं जहां पे कि फर्जी नियुक्ति इंटरव्यू के माध्यम से या अंकों के माध्यम से की गई है। यानी इंटरव्यू के नंबर से मेरिट में उलटफेर किया गया। जी बिल्कुल और बिल्कुल। उस आदमी को वहां तक पहुंचा दिया गया जिससे इंटरव्यू उसके हाथ आ जाए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां हम लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बहुत जल्दी से, चूंकि हमारे साथ यहाँ तमाम युवा मौजूद हैं, इनके अपने भी तजुर्बे रहे हैं, इनसे हम एक एक लाइन में जान लेते हैं। आप बताइए सर, इंटरव्यू होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंटरव्यू होने चाहिए, लेकिन इंटरव्यू की पारदर्शिता होनी चाहिए। जैसे सोहन भाई ने हमारे ने कहा था कि ऐसा हमें सिस्टम मिलना चाहिए कि जैसे हम आरटीआई से किसी भी चीज की नॉलेज ले सकते हैं, तो हमें आरटीआई के थ्रू मतलब ऐसा ही कोई प्रावधान देना चाहिए कि हम सारी कुछ भी पारदर्शिता हम अपने सामने देख सकते। ठीक है, होना चाहिए इंटरव्यू, नहीं होना चाहिए? हाँ सर, इंटरव्यू ये कह रहे हैं पारदर्शिता होनी चाहिए। हाँ जी सर, इंटरव्यू होना चाहिए, पर इंटरव्यू में इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए कि जिससे संतुष्ट हो जाए कोई भी परीक्षार्थी उस तरीके से, हाँ भाई मेरी इतनी क्वालिटी थी, मैं वहाँ तक पहुँच चुका हूँ, बाकी का जितना उसमें टैलेंट होगा उतना काम करेगा। यानी पारदर्शिता होनी चाहिए, सिस्टम को इतना पारदर्शी बनाया जाना चाहिए जिससे कि उसे ये पता लगे कि मैं व्यक्तिगत तौर पर कहां खड़ा हूं। लेकिन ये पारदर्शिता आएगी कैसे, और क्या वाकई पारदर्शिता इस मुद्दे का हल है? मान लीजिए किसी लड़के को नौकरी मिल गई भेदभाव करके, और आपको पारदर्शिता से ये अंदाजा लग गया कि वो नौकरी उसके हाथ लगी है, आपको मिलनी चाहिए थी, फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें, उस सूचना को लेकर आप अपनी लड़ाई लड़ें, तो अब सवाल यह है कि आप नौकरी ढूंढने निकले थे या अदालतों के चक्कर काटने? हम इस पर भी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। यहाँ सारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गुरमीत लगातार चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। सरकार हो बर्बाद, हमारा